नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक किताब का 2/5 पहले दिन पढ़ता है, वह दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग पृष्ठ अधिक पढ़ता है। यदि तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बचे हो तो किताब में कुल कितने पृष्ठ है। हमें क्या निकालना है, कुल पृष्ठ का संख्या निकालना है। तो हम यहाँ कुल पृष्ठ का संख्या कुछ मान लेते हैं। अब देखिए हम कुल पृष्ठ का संख्या क्या माने ताकि हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाए, तो हम उसके लिए 5 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 3 का जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा उसे हम कुल पृष्ठ का संख्या मान लेते हैं। तो देखिए 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हम कुल पृष्ठ का संख्या मान लेते हैं 15 यूनिट। हम कुल पृष्ठ का संख्या मान लेते हैं 15 यूनिट। अब देखिए पहले दिन इसका 2/5 भाग पड़ रहा है। तो देखिए 15 का अगर हम 2/5 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6। अब देखिए दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग जो है अधिक पड़ रहा है, तो हम इस 6 का 1/3 निकालेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी दूसरे दिन 8 यूनिट पड़ेगा। अब देखिए यहाँ टोटल कितना हो गया, 6 यूनिट प्लस का 8 यूनिट, ये हमारा कितना हो गया, 14 यूनिट। और कुल पृष्ठ कितना है, 15 यूनिट। यानी तीसरे दिन के लिए कितना बच गया, तीसरे दिन के लिए 1 यूनिट बच गया। और हमें क्वेश्चन में दिया कि तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बच रहा है। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 15 पृष्ठ दिया है। तो हम यहाँ से इस 15 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 15 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 225 पृष्ठ। यानी किताब में कुल कितने पृष्ठ होंगे, 225 पृष्ठ होंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 225 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक 5 अंकों की संख्या 2, 4, 7, x 8, 44 से विभाजित होती है। कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब देखिए हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए मैं क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 2, 4, 7, x 8, और ये जो संख्या है 44 से विभाजित हो रही है। ये जो संख्या है 44 से विभाजित हो रही है। अब देखिए कोई भी संख्या अगर 44 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब होगा कि वह संख्या 4 और 11 से विभाजित होगी। वह संख्या 4 और 11 से विभाजित होगी। अब देखिए 4 से विभाजता का नियम क्या होता है। 4 से विभाजता का नियम होता है कि संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। तो देखिए यहाँ अंतिम जो है 2 अंक क्या है, अंतिम जो है 2 अंक क्या है, 100 और 8 है। तो देखिए हम x के जगह क्या रखें ताकि अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ ऑप्शन से x का वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम x के जगह 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 जो है वो 4 से विभाजित नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया है, ऑप्शन बी में दिया 2। अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया, ऑप्शन सी में दिया हुआ हमारा 3। अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 जो है वो 4 से विभाजित नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन डी में हमारा क्या दिया, 4 दिया है। अगर हम x के जगह 4 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 जो है वो 4 से विभाजित होगा, यानी x के जगह 4 भी हमारा हो सकता है। यानी 2 ऑप्शन हमारा कट गया, 2 ऑप्शन बच गया। अब देखिए ये संख्या जो है वो 11 से भी विभाजित है। तो देखिए 11 से विभाजता का नियम क्या होता है कि एक एक अंक छोड़ के हम ऐड करते हैं और जो शेष अंक बच जाता है उसे ऐड करते हैं, और उन दोनों का डिफरेंस अगर या तो हमारा 0 हो या 11 हो तो वह संख्या हमारी 11 से विभाजित होती है। तो देखिए हम यहाँ एक एक अंक छोड़ के ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 7 + 8, और शेष हमारा क्या बच गया, शेष हमारा बच गया 4 + x। अब देखिए हम x की जगह क्या रखें ताकि इन दोनों का डिफरेंस या तो हमारा 0 निकल के आ जाएगा या हमारा 11 निकल के आ जाए। तो हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 माइनस ये हमारा क्या है, 4 + x। अब देखिए ऑप्शन से x का हमारा 2 वैल्यू बच गया है, एक हमारा 2 और दूसरा क्या है, 4 है। अब देखिए अगर हम x के जगह 2 रख लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 अगर हम 17 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर हम x के जगह 4 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 17 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी x के जगह हमारा 4 नहीं हो सकता है, एक हमारा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक दूध वाले के पास एक केन में 45 लीटर दूध तथा दूसरे केन में 75 लीटर दूध है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो केन के दूध की मात्रा को पूर्णतः माप सके। अब देखिए हमें दो केन दिया हुआ है। पहले केन का हमें आयतन क्या दिया है 45 लीटर, दूसरे केन का हमें आयतन क्या दिया है 75 लीटर दिया हुआ है, और हमसे एक पात्र पूछ रहा है अधिकतम मात्रा वाला, अधिकतम क्षमता वाला, जिसे इन दोनों को हम पूर्णतः माप सके। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का HCF निकालेंगे। जो हमारा HCF निकल के आएगा वही क्या होगा, पात्र का अधिकतम क्षमता होगा। तो देखिए HCF निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का फैक्टर कर लेते हैं। अब देखिए 45 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा। अब देखिए 75 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 3 है और 1 5 है, और यहाँ जो है 1 3 है और 2 5 है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा। अब देखिए दोनों में 1 3 कॉमन है और 1 5 कॉमन है, यानी HCF हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी उस पात्र का अधिकतम क्षमता क्या निकल के आ गया, 15 लीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 15 लीटर। आंसर क्या निकल के आ गया, 15 लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है तो ए और बी के कुल व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, व्यय का अनुपात निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ए और बी के हमें जो है इनकम का रेशियो दिया है। इनकम का हमें रेशियो कितना दिया है 3:5 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, सेविंग का हमें रेशियो दिया है। सेविंग का हमें रेशियो कितना दिया, 2:3 दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, बी की जो आय है ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए की बचत और बी की आय को हम बराबर कर लेते हैं। तो देखिए इस 2 और 5 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 2 में हम 5 से गुना कर सकते हैं और इस 5 में हम 2 से गुना कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम इस 5 में 2 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इस 2 में 5 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, यानी ए की जो बचत है उसका 3 गुना क्या है, बी का आय है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो है ए की बचत और बी की आय बराबर है, तो हम यहाँ बी की आय को 3 गुना करेंगे। बी की आय को 3 गुना करने के लिए हम इसमें 3 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, हम 2 में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 से हम इस रेशियो में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18:30 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम 5 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10:15 हो जाएगा। अब देखिए इनकम का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, इनकम का रेशियो निकल के आ गया 18:30 निकल के आ गया, और सेविंग का रेशियो क्या निकल के आ गया 10:15। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। तो देखिए ए का बचत कितना है 10 यूनिट, ए का बचत 10 यूनिट है, तो बी का आय कितना है 30 यूनिट, यानी इसका 3 गुना है। अब देखिए हम यहाँ से एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकम के रेशियो में से सेविंग का रेशियो माइनस करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8:15, यानी यहाँ से हमारा व्यय का रेशियो क्या निकल के आ गया 8:15 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 8:15 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए बी सी 30,48,000 रुपये की समान पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन ए 6 महीने बाद, बी 10 महीने बाद तथा सी 12 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाता है। यदि एक वर्ष में कुल लाभ 5,250 रुपया हुआ हो तो बी का हिस्सा कितना होगा। हमें क्या निकालना है, लाभ में से बी का हिस्सा निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है और उस लाभ में से बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो देखिए अगर हमें लाभ का रेशियो पता चल जाए तो हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है तो हम उस लाभ में से बी का हिस्सा बता पाएंगे। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए यहाँ तीनों के पूंजी के बारे में हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि तीनों का पूंजी क्या है, समान है, यानी 48,000 रुपया तीनों का पूंजी है। देखिए जब तीनों का पूंजी समान है, तीनों का पूंजी जब समान है तो जो हमारा समय का रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, लाभ का रेशियो होगा। जो हमारा समय का रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, लाभ का रेशियो होगा। अब देखिए
हमें तीनों का समय दिया हुआ है, तो हम यहाँ से तीनों के समय का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए ए के समय हमें कितना दिया है 6 महीना, बी का हमें समय कितना दिया है 10 महीना, सी का हमें समय कितना दिया 12 महीना। तो देखिए हम यहाँ से समय का रेशियो निकाल सकते हैं। जो हमारा समय का रेशियो निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, लाभ का रेशियो होगा। अब देखिए हम इसे 2 से काट सकते हैं, ये 2 से 3 बार में जाएगा, ये 2 से 5 बार में जाएगा और ये 2 से 6 बार में जाएगा। यहाँ हमारा समय का रेशियो क्या निकल के आ गया 3:5:6 निकल के आ गया। तो जो हमारा समय का रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, लाभ का रेशियो होगा। अब देखिए उस लाभ में से अगर ए को 3 यूनिट मिला होगा तो बी को कितना मिला होगा 5 यूनिट और सी को कितना मिला होगा 6 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा टोटल लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा टोटल लाभ हो जाएगा 14 यूनिट, यहाँ से हमारा टोटल लाभ कितना हो जाएगा 14 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ कितना दिया 5,250 रुपया। इस 14 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया 5,250 रुपया दिया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम इसे 14 से काटेंगे, ये 14 से 3 बार में जाएगा, हाथ में 10, ये हमारा हो जाएगा 105। 14 से 98, 105 में से 98 माइनस करेंगे यानी 7 बार में जाएगा, 98 माइनस करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 105 में से अगर 98 माइनस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 70। 14 से 70 कितने बार में जाएगा 5 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया 375 रुपया। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया तो हमसे पूछ क्या रहा है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है 5 यूनिट, तो हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 375 रुपया, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 के 5 हाथ में 2, 35 2 37 हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 15 और 3 18। यानी बी का हिस्सा कितना निकल के आ गया 1875 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 1875 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या 17 को 31 से बदल दिया जाता है तो औसत क्या होगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 7 संख्या का हमें औसत क्या दिया हुआ है, 7 संख्या का हमें औसत 18 दिया हुआ है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक संख्या 17 है जिसे अगर 31 से बदल दिया जाए, एक संख्या 17 है जिसे 31 से बदल दिया जाए तो औसत क्या होगा। अब देखिए 17 को अगर हम 31 से बदल देंगे तो यहाँ जो है 31 17 से कितना ज़्यादा है, 31 जो है 17 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, 31 17 से 14 ज़्यादा है, यानी योग में जो है 14 का वृद्धि हो जाएगा। देखिए योग में 14 के वृद्धि होने के कारण औसत में कितना का वृद्धि होगा, यहाँ संख्या कितना है 7 है, देखिए योग में 14 के वृद्धि के कारण औसत में कितना का वृद्धि होगा 2 का, यानी अब औसत कितना हो जाएगा 18 में 2 का वृद्धि होके औसत कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 20 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62 से 1/2% ऊंचाई चढ़ जाती है और अगले घंटे में वह शेष का 12 से ही 1/2% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें परसेंटेज दिया हुआ है हम उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए पहला हमारा क्या दिया 62 से ही 1/2%, तो हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या दिया, दूसरा हमारा दिया हुआ है 12 से ही 1/2%, तो हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब देखिए पहले घंटे में 5/8 जो है ऊंचाई चढ़ रही है, यानी शेष कितना बच जाएगा 5/8 अगर चढ़ेगी मकड़ी तो शेष कितना बच जाएगा 3/8, शेष कितना बच जाएगा 3/8। अब देखिए पोल का हमें ऊंचाई कितना दिया 192 मीटर, जिसका 3/8 जो है शेष बच गया चढ़ना। अब देखिए दूसरे घंटा में जो शेष ऊंचाई है उसका 1/8 चढ़ रही है, यानी इसका 1/8 चढ़ेगी मकड़ी। अब देखिए हम यहाँ से निकालेंगे तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई निकल के आ जाएगा। हम इसे अगर 8 से काट लें तो ये 8 से जाएगा 2 बार में, हाथ में 3 32, 4 बार में, ये 8 से कितने बार में जाएगा 3 बार में, 3 में हम 3 से गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 9 मीटर, यानी दूसरे घंटे में मकड़ी कितना चढ़ेगी 9 मीटर ऊंचाई चढ़ेगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 9 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP/CP = 100 + प्रॉफिट % बटा 100 - डिस्काउंट %।
अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रैमूल से 20% अधिक अंकित करता है, तो हम यहाँ से MP और CP का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए MP और CP का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। यानी उस वस्तु का CP अगर 5 यूनिट होगा तो 5 पे 1 ज़्यादा MP होगा, 5 पे 1 ज़्यादा MP होगा, यानी MP कितना होगा 6 यूनिट होगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत, और हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट प्रतिशत दिया हुआ है। डिस्काउंट हमें कितना दिया 8% का, यानी ये हमारा हो जाएगा 100 - 8 हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, हम इस इक्वेशन से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6/5 इक्वल टू, हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 + P बटा, ये हमारा क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 500 + 5P इक्वल टू, अगर हम 92 में 6 से गुना करेंगे, 92 में 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 के 2 हाथ में 1, 54 1 55 हो जाएगा। अब देखिए इस 500 को अगर हम उस साइड लेके जाएं तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा 5P इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 52। यहाँ से हमारा P क्या निकल के जाएगा, हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 10 बार में, हाथ में 2 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 20 5 से कितने बार में जाएगा 4 बार में, यानी यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया 10.4%। प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया 10.4% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 10.4% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है सुबह के कोहरे में चलती हुई कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर/घंटा की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। कार की चाल क्या है, हमें क्या निकालना है, कार की चाल निकालना है, और हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि जिस दिशा में कार जा रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है पैदल 4 किलोमीटर/घंटा की स्पीड से, और कार जो है व्यक्ति को पार कर रही है। उसके बाद कार जो है व्यक्ति को 3 मिनट तक दिखाई दे रही है, और कोहरे के कारण व्यक्ति जो है केवल 130 मीटर की दूरी तक देख सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि 3 मिनट तक कार दिखाई दे रही है, यानी 3 मिनट में कार जो है 130 मीटर का दूरी चल रही होगी। अब देखिए हमें जो है डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें टाइम दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, और यहाँ से जो हमारा स्पीड निकल के आएगा वो हमारा स्पीड कैसा होगा, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि जिस दिशा में कार जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी 4 किलोमीटर/घंटा की स्पीड से जा रहा है। तो देखिए हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। देखिए डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 130 मीटर, और हमारा टाइम क्या दिया है 3 मिनट, तो हम इस टाइम को सेकंड में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए सेकंड में चेंज करने के लिए हम इस 3 में 60 से गुना करेंगे तो ये हमारा सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो हमारा स्पीड निकल के आएगा मीटर/सेकंड में निकल के आएगा, और जो व्यक्ति का स्पीड दिया है किलोमीटर/घंटा में दिया है, तो हम इसे किलोमीटर/घंटा में चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर/घंटा में चेंज करने के लिए हम इसमें गुना करेंगे 18/5 से। अब देखिए 3 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 18, 18 से 18 कट जाएगा, 1 0 से हमारा 1 0 कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 13/5 किलोमीटर/घंटा। हम इसे अगर पॉइंट में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2.6 किलोमीटर/घंटा। अब देखिए रिलेटिव स्पीड क्या निकल के गया 2.6 किलोमीटर/घंटा निकल के आ गया। अब देखिए दोनों जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी जिस दिशा में कार जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी पैदल जा रहा है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का स्पीड माइनस हुआ होगा। अब देखिए हमें व्यक्ति का स्पीड क्या दिया 4 किलोमीटर/घंटा, तो हम यहाँ कार का स्पीड ऑप्शन से रख सकते हैं। देखिए अगर हम मान लें कि कार का स्पीड 10 किलोमीटर/घंटा होगा तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर/घंटा, और हमारा क्या निकल के आ रहा है 2.6 किलोमीटर/घंटा, यानी ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया 6.6 किलोमीटर/घंटा, तो यहाँ अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2.6 किलोमीटर/घंटा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कार का स्पीड क्या होगा 6.6 किलोमीटर/घंटा होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 6.6 किलोमीटर/घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी एक काम को एक साथ मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और इसी काम को अकेला बी 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ए को अकेला इस काम को पूरा करने में कितने दिन लग सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, हमारा समय दिया है 20 दिन, और दूसरा समय क्या दिया 25 दिन। तो हम सबसे पहले 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा,
20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 100 यूनिट, हम टोटल वर्क को मान लेंगे 100 यूनिट। अब देखिए जब 100 यूनिट काम दोनों साथ में मिलके करें, यानी ए प्लस बी दोनों साथ में मिलके करें तो कितना समय लग रहा है, 20 दिन का। और जब 100 यूनिट काम बी अकेले कर रहे हैं, जब 100 यूनिट काम बी अकेले कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 25 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ए प्लस बी 20 दिन में अगर 100 यूनिट काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट। बी जो है 25 दिन में अगर 100 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट। अब देखिए ए प्लस बी का इफिशिएंसी क्या निकल गया, 5 यूनिट, बी का इफिशिएंसी क्या निकल गया, 4 यूनिट। यानी इसका मतलब ए का इफिशिएंसी क्या होगा, ए प्लस बी का इफिशिएंसी 5 यूनिट है, बी का इफिशिएंसी 4 यूनिट है। इसका मतलब होगा कि ए का इफिशिएंसी कितना होगा, 1 यूनिट। अब देखिए ए जो है 1 यूनिट इफिशिएंसी के साथ 100 यूनिट काम करने में कितना समय लेगा, 100 यूनिट काम करने में कितना समय लेगा। हम इस 100 में 1 यूनिट से भाग देंगे, यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, 100 दिन। यानी ए जो है अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, 100 दिन में पूरा कर सकता है। हमारा आंसर क्या निकल गया, 100 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।